हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत के साथ चीन के जो संबंध है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो रिलेशन चाइना के साथ है, ये चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से लेके यदि हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में ये मेंशन किए गए हैं। इसलिए आप प्लीज़ जितने भी लोग हैं इसे स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम लोग जो यूरोपीय संघ की बात किए हैं और उसके बाद देखें तो आसियान कंट्रियों की बात किए हैं। इसमें भारत भी, अपना देश जो भारत है वो भी शामिल है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ में तो इंडिया नहीं शामिल है, लेकिन जो आसियान कंट्री है वहाँ पे हम देख चुके हैं कि भारत क्या है, सम्मिलित है। एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, जो आसियान कंट्री हैं आपकी, उनमें से कौन कौन से देश हैं जो पार्टिसिपेट के रूप में काम करते हैं यहाँ पे। ये हैं आपके आसियान कंट्री। ठीक है, यानी कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का ये मानचित्र है आपका। और यहाँ पे आसियान कंट्री जितनी भी है ये आपको दिखाया गया है। रूस हो गया, मंगोलिया, चीन हो गया। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया है, और ये है फिलीपींस है, हांगकांग है, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर है आपका, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, और भूटान है, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है, चाइना है। ठीक है, ये सारी जो कंट्रियाँ हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री है जो कि आसियान में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और इसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा इसके जो फैक्ट हैं उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इनसे कुछ यदि हमारे प्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही देश वगैरह आते हैं। या कि इनका जो होता है ना कि अभी जो बैठक हुई कहाँ पे संपन्न हुई है, आसियान की बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, अलग अलग देशों में होती है। तो जैसे 2020 की बैठक हुई तो कौन अध्यक्षता कर रहा था, 2021 में कौन देश करने वाला है, या 2022 में कौन सी कंट्री करने वाली है, ऐसे क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली किसी भी टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं और हमें इस टॉपिक से क्या क्या बातें निकालनी है। सिर्फ आसियान पढ़ के आप निकल जाओ, ये सही नहीं है। उसके कुछ हमें मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा कि कैसे क्या है। एंड आई होप कि आप लोग इसमें वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ, बताना चाहूँ तो मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊँ, लेकिन मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपका जो माइंड है थोड़ा डेवलप हो, थोड़ा मतलब आप थोड़े अपने से करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके विकास की ज़रूरत है, आपके दिमाग के विकास की ज़रूरत है, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब हम लोग इतने लेजी टाइप के हो गए कि बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं और इसलिए हम करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन आपको ये करना, हाँ मैं गाइड कर रही हूँ आपको कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मैडम सही बोल रही थी, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, आज मैं क्वेश्चन आपके लिए एक और दे रही हूँ, उसका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन जो आपका है ये है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त चरित्र चित्रण है। ठीक है, ये 2020 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आप ऑप्शन सुनिएगा जो, और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से इसके जो जितने भी ऑप्शन है सुनिएगा। ठीक है, पहला है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। नौकरशाही की बात की जा रही। कार्यपालिका के हमने पढ़ा था कि दो अंग होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका में हमने नौकरशाही की बात की थी और इसमें नौकरशाही के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला कथन क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। और तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। या कि आपका चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़े थे। आप में से किसी का भी ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। पहला ऑप्शन है आपका संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा ऑप्शन है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण।
तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाला अभिकरण। और चौथा ऑप्शन है लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हो। ठीक है, एक आप प्रशासनिक अधिकारी, या बात करें कि नौकरशाह बनने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे नौकरशाह बनने के बाद क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं समझाऊंगी, अदरवाइज आपको आंसर ही पता चल जाएगा। सो पहले आप इसका आंसर दीजिए, हम कल इसका जो है पूरा एक्सप्लेन से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर देंगे और कोशिश करेंगे कि सही ही आप लोग आंसर दें। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं, जो भारत चीन का संबंध। पहले अभी इसके इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे पहले से क्या हमारे रिलेशन थे। ठीक है, तो पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले क्या हुआ कि भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले एक एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, भारत और चीन जो था एशिया की, आपकी जो एशिया महाद्वीप है, एशिया की ये क्या थी, महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। ठीक है, यानी कि जो चाइना था उसका क्या था कि अपने आसपास की जो कंट्रियां हैं, अब जब मैं आसपास की कंट्रियां कह रही हूँ तो प्लीज़ आप मैप में देखते रहिए कि आसपास कंट्रियां इसके चीन के इर्द गिर्द कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता था, चीन का काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी कंट्रियों से ये सीमा साझा करता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये नजराना देते थे और बड़े सुकून से रहते थे। चीनी राजवंशों मतलब चीनी राजवंश जो थे तो उनके लंबे शासन में क्या हुआ कि मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे हैं। और भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। और भारत हो या चीन, यानी कि आपको पता है कि पहले हम यहाँ पे लोकतंत्र वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, राजशाही शासन चलता था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो चीन था इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, हर एक इलाके में भारत में भी कुछ राजाओं के संबंध वहाँ से बेहतर थे। और ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। ठीक है, यानी कि विस्तार इसका थोड़ा सा नहीं था कि यदि किसी भी कंट्री पे ये अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा ही इसका पार्ट होगा कि राजनीतिक तरीके से ही ये वहाँ पे अपना अधिकार जमा रहा है, नहीं, आर्थिक भी, धार्मिक भी और सांस्कृतिक भी। ठीक है, पर क्या होता है कि चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे, यानी कि इनमें क्या हुआ था कि कभी लड़ने झगड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं आई थी। और इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित थे। ठीक है, यानी कि ना तो ज़्यादा हमारा इनसे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे कि बिल्कुल इनके बिना कुछ नहीं हो सकता था, और ना ही ये था कि हमारी पूरी अच्छे तरीके से दुश्मनी है कि हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये भी नहीं था। ठीक है, अब क्या होता है कि परिणाम ये हो कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जान नहीं सके, क्योंकि हमारा वही है कि यदि कोई आ गया तो ठीक है हम उससे मिल लेंगे, नहीं आया तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा जानने समझने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन है क्या है। और भारत और चाइना का संबंध भी पहले ऐसे ही था। और अब क्या हुआ कि जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आए। 20वीं सदी की आप बात करो तो हम सन कब की बात कर रहे हैं, 1900 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 1900 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, 1962 में हुआ था। दोनों देश क्या करते हैं जब टकराते हैं एक दूसरे से, और क्या होता है कि इनमें क्या होता है, विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। जब दोनों ही देशों में टक्कर हुई विदेश नीति में, इनके जब भी मतलब पहले तो ठीक है कि हाँ एक ये देश भी है, भारत को लगता था चाइना कोई एक राष्ट्र है, चाइना को लगता था भारत एक राष्ट्र है, ज़्यादा मतलब नहीं था। ठीक है, मतलब तो तब बढ़ा जब हमारी आपस में इच्छाएं बढ़ी, दुश्मनी बढ़ी, तब हमें समझ में आया कि भारत क्या चीज़ है और चाइना क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या हुआ कि अंग्रेजी राज्य से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर
यानी कि बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ऐसा लगा था कि भारत अब आज़ाद हो चुका है, राजशाही शासन खत्म हो चुका है और चाइना भी जो भी उसके अंदर विदेशी शक्तियाँ थी उन्हें निकाल फेंक चुका है, तो शायद क्या हो कि इनमें आपसी संबंध जो है बेहतर हों, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, और कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। बहुत मतलब ये जब हम आज़ाद हुए थे ना, बहुत टाइम तक था हिंदी चीनी भाई भाई, अब तो हिंदी चीनी भाई कसाई हो गए हैं। ठीक है, कि इस तरीके से वो मतलब जो रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिल्ली का जो भी चाइना वालों का है कि कहाँ से कहाँ वो घुसने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर जमा के अपना। तो ये जो नारा था पहले दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय काफ़ी हुआ था और सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में क्या होता है कि चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। यानी कि अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद 1950 में चीन ने क्या किया कि तिब्बत को हड़पने की कोशिश की। जो तिब्बत वाला एरिया है तो उसे क्या किया, हड़पने की कोशिश की तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच क्या हुआ कि संबंध एकदम गड़बड़ हो गए थे। ठीक है, एक तो जहाँ तक बात करें कि तिब्बत अपने एरिया में नहीं आता है, ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन यदि चाइना ने तिब्बत को हड़पा तो दिक्कत थी, क्योंकि यदि चाइना मान लीजिए कि अभी ये यहाँ पे, ठीक है, हमारा इंडिया ये है, ठीक है, ये इंडिया है आपका और यहाँ से यहाँ नेपाल आपका पड़ता है, चाइना ये है, ठीक है, या कश्मीर वाला बॉर्डर इधर से लगता है। अब चाइना जब तिब्बत यहाँ पे है, चाइना तिब्बत पे यदि आके बैठ गया तो चाइना को थोड़ा और आसानी हो जाएगी ना हमारे भारत तक आने की। और इससे क्या हुआ, तिब्बती भी नहीं चाहते थे, दलाई लामा वगैरह का आप देखते हो कि जो तिब्बती लोग वहाँ पे थे, दलाई लामा, इनके आज भी चाइना जो है उसे अपने में नहीं हथिया पाया है, ये भी सच है। तो इसमें से क्या हुआ है, यानी जब वो ऐसे कोशिश करने लगता है और भारत सीमा मतलब कि भारत चीन सीमा पर वो बस्तियाँ, अरुणाचल प्रदेश में उसने बस्तियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, अब भी चाइना नेपाल की मदद से नेपाल को उकसा के वो अपना काला पानी लिपियाधुरा वाला एरिया अपने में कब्जा करने की बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि नेपाल के पूरे उसमें अपने मैप में वो दिखाया भी था 3 पार्ट हमारे भारत के कि ये हमारे एरिया में है। और चाइना क्या कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बहुत अच्छी खासी रणनीति खेल रहा है कि यदि हम पास में जितना आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के आधे भाग में वो कुछ इलाकों में अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है जहाँ पे बात की गई थी, सैटेलाइट से कुछ पिक्चर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया पे चाइना वहाँ पे अपना सैनिक घुसपैठ बना रहा। ठीक है, तो यहाँ से चाइना आए दिन पता चलता है, नहीं भी चलता है। अभी जो ने भूटान में भी डोकलाम वाला जो हुआ था उसे भी आप लोग देखे हैं कि किस तरीके से था, क्या था। हालांकि चाइना क्या है ना कि डायरेक्ट हम पे नहीं आ सकता है, क्योंकि जो चाइना है अभी यहाँ पे नेपाल पड़ रहा है, यहाँ पे भूटान पड़ रहा है, ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, यहाँ से कुछ इसके बॉर्डर में आ सकता है, या यहाँ पे या तो हम बात करते हैं तो ये कश्मीर वाले में आता है। ठीक है, अब बेचारा क्या कर रहा है कि भूटान को कभी आगे लाएगा, कभी नेपाल को आगे लाएगा और रणनीति भी अच्छी खासी खेलता है, कभी पाकिस्तान को आगे लाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते क्या हुआ, 1962 में लड़ पड़े। कब अरुणाचल प्रदेश था कि आपको वो LOC वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे एक येलो के है, ठीक है, और एक LOC 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे मैप में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है इधर वाला, ठीक है, अब लद्दाख है, हालांकि जम्मू कश्मीर नहीं रह गया। ये जो आपका लद्दाख वाला रीजन है यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि यह LAC यानी कि आप देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात की जाती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, अक्साई चीन जिसे कहा जाता है, तो चाइना ने क्या किया है, उसे अपने अधिग्रहण में कर लिया। कब, जब युद्ध हुआ था
1962 का। इसी तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ सीमा को क्या किया था कि अपने में साझा कर लिया था। तो इसमें से क्या हुआ कि 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, यानी कि भारत चाइना से हार गया था। और क्या हुआ कि भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ और 1976 तक क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का क्या हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व बदला। ठीक है, यानी कि 1962 के युद्ध के बाद जो भी कुछ परिस्थितियां थी कि सही सुधार हो सकता है ऐसा वैसा कुछ, तो इसने क्या किया कि पूरे तरीके से यहाँ पे मतलब अब हो गया कि हमें कुछ नहीं करना चाइना के साथ, और चाइना का भी हो गया कि भारत के साथ कुछ नहीं करना। 1976 तक तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद से फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है संबंध शुरू होते हैं। और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में क्या होता है कि चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन की जो नीति में भी क्या हुआ कि अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। और यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए चीन जो था आपका भारत के साथ संबंध, यानी कि चीन ने क्या किया कि भारत के साथ थोड़ा संबंध बनाने की भी अच्छी तरीके से या सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। और यहाँ पे यदि अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चाइना क्या होता है कि एग्री होता है कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे विवाद थे, क्योंकि क्या है ना कि विवाद होते रहते हैं, हमारे पड़ोसियों से एक बार विवाद हो गए तो क्या हम उनसे सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं? दाउम्र हम नहीं ऐसे रह सकते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, जब उनकी सरकारें थी तब तो विवाद था, अब तो सरकारें चेंज हो गई, अब मतलब सुधार होता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू कर दी गई। अब क्या होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण क्या होता है बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है और दोनों ही क्या किए कि खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से तो महाशक्ति हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, हालांकि अब जनगणना के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भारत पहले नंबर पर आ जाए, सिचुएशन तो अब ऐसी दिख रही है यहाँ पे क्योंकि जो चाइना का था मैंने आपको बताया ही था कि अब उसे छुट्टी देनी पड़ रही है कि भैया जो भी, क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू जो युवा थे। ठीक है, और यहाँ भारत में युवाओं का देश है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, तो हो भी सकता है कि पहले नंबर पे आ जाए। अभी खैर जनगणना 2021 में होनी है, यदि हो जाएगी तो इसमें बताया गया है कि यानी कि इनके राजनीतिक संबंध बेहतर होते हैं, आर्थिक भी बेहतर होते हैं थोड़ा बहुत। और शीत युद्ध के बाद तो इन पे जो असर पड़ा ऐसा नहीं होता। देखिए जब युद्ध होते हैं तो सिर्फ वैश्विक स्तर पे होते हैं, तो हर कंट्री को कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक रूप से फिर करें, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, बट करते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के लोग भी अदर कंट्रियों में रह रहे हैं, अदर कंट्रियों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें मतलब मिक्स वाली होती हैं। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि चाइना में हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, अमेरिका में हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, और यदि हमसे मतलब नहीं है तो फिर उनका भी हमसे मतलब नहीं होगा, तो फिर रिश्ते खराब होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। यहाँ पे जो राजीव गांधी उस टाइम पे कौन थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1988 के दौरान, क्योंकि 82 तक इंदिरा जी रहती हैं और कार्यकाल शायद पूरा नहीं हो पाता, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं और राजीव गांधी जी के आने के बाद जो उनका दौर था वो क्या करते हैं कि मतलब भारत चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयास को वो बढ़ाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद से दोनों देशों के टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत भी की। दोनों देशों ने क्या किया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौता भी करते हैं। किस किस में आप देखेंगे यहाँ पे कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ये क्या करते हैं कि मतलब 4 पोस्ट। राजीव गांधी के टाइम में टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास किया गया था और ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसे प्रधानमंत्री वही थे जिनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजी है वो आई थी, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे वो, और उनका कोई भी रुझान नहीं था
यहाँ पे राजनीति में आने मत, ठीक है। जब आप राजीव गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो कोई भी उनसे ये राजनीति से तो कुछ भी लेना देना नहीं था। हालांकि अचानक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी वो हो चुका, यानी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई उनके सैनिकों के द्वारा ही। तो अब यहाँ पे क्या था कि अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तो कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था। जहाँ तक मुझे पता शायद कार्यकाल इंदिरा जी का पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। 1982 में ही उनकी डेथ हो गई थी शायद, 1 मिनट में देख के बता। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही था, 1982 तक में ही शायद इंदिरा जी की डेथ हो गई थी, क्योंकि 82 से 87 तक फिर राजीव गांधी जी रहते हैं, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम पे राष्ट्रपति आपके रहते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी राजनीतिक घटना जो थी कि किस तरीके से करवट लेती है। और उनके शासनकाल में ये बात क्वेश्चन में कुछ वनडे लेवल के एग्जाम होते जहाँ पे पूछ भी लिया जाता है कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, तो वो आपके राजीव गांधी थे, ठीक है। यहाँ पे देख भी रहे कि चाइना के साथ संबंध भी वो किस तरीके के बना रहे हैं। और 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा। और इससे क्या हुआ कि चीन के साथ संबंधों ने नई गर्मजोशी आई। और क्या हुआ कि चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार हो चुका था। और जो 2006 से बढ़कर क्या हुआ कि 18 अरब डॉलर का हो चुका। और हाल ही में यदि हम बात करें कि हाल में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे। जैसे कि आप बात करेंगे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के यानी कि चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन थे, तो उनके साथ क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई दोनों ने ही, कि WTO के बारे में या और भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ क्या कैसे करना है, ये चीन और भारत मिलके किए, ठीक है। अब क्या होता है कि 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित था, लेकिन क्या हुआ कि इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ, ठीक है। और यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है, कि पाकिस्तान जो इतने ज़्यादा हथियार रखा है वो भी परमाणु बम के दम पे उछलता है, वो भी चाइना के सहयोग से है। और जो कि हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। कि यदि पाकिस्तान के पास परमाणु बम इतने ज़्यादा वो हथियार इकट्ठे कर रहा है तो वो किसी भी कंट्री के लिए खतरा हो सकता है। हमने देखा था कि जब शीत युद्ध था उसमें कई सारी ट्रीटियाँ की गई थी, और एक उसमें संधि ये थी कि आप परमाणु हथियार या कोई भी हथियार इतने ज़्यादा इकट्ठा नहीं करोगे, लिमिट से ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं करोगे, क्योंकि किसी के पास भी यदि आ गया तो उसके हाथों में खुजली ज़रूर होगी कि इसका उपयोग किया जाए। और कहीं पर भी उपयोग कर दिया गया ना तो वो तो नष्ट होना है। और इसके साथ ये माना जा रहा है कि चाइना ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी इनके रिश्तों में कहीं ना कहीं अभी कमी नहीं आई है। और बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव पैदा कर देने लायक नहीं माना गया, ठीक है। यानी कि ये सारी बातें होते हुए भी अभी जब से इनके संबंध सुधरे तो कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं आया। अब क्या हुआ कि इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। और आप देखेंगे कि भारत और चीन जो है, यानी कि चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाइना के भी आते हैं और भारत के भी जाते हैं। चाइना की एक बहुत गंदी जो पॉलिसी है ना, वो सबसे बड़ी ये है कि अभी श्रीलंका का एक स्थान था जिसे उसने कहा कि हम यहाँ पे अपना पोर्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। वो ज़मीन लेता है, बाद में छोड़ देता है। कुछ नेपाल का साथ भी ऐसा किया कि हम इस पे लेके बनाएंगे, उसको लिया, बाद में छोड़ दिया। यानी कि मतलब उसका क्या है कि कुछ समझ में आता नहीं कि वो क्या कर सकता है किसके साथ, उसका फ़ायदा नहीं समझ में, उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें से इनका जो अभी भी है कि आना जाना लगा रहता है, जो चाइना के हो चाहे यहाँ के। अभी विदेश मंत्री चाइना के भारत आए भी थे, तो चीन के अधिकारी का इसमें बताया जा रहा है कि अक्सर दिल्ली या बीजिंग, चीन की राजधानी क्या बीजिंग है, भारत की राजधानी क्या नई दिल्ली है, ठीक है। और आज आपको बताना है कि चाइना की जो रुपया करेंसी है उसे क्या कहते हैं।
उसमें 2 में कंफ्यूज मत होइएगा, बताइएगा फिर मैं क्लियर करूँगी कि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इससे क्या होगा कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद भी यहाँ पे मिली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो पूरा आप ओवरऑल समझ चुके हैं कि जो जापान है और जो चीन है, भारत है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, उन सब में क्या ये वैश्विक रणनीति जो होती है किस तरीके से हो रही है, ठीक है। कि यदि विश्व में कहीं भी घटना घट रही है, क्या फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो उससे हमारे इंडिया के व्यापार में या राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं, ठीक है। हमें ये जानना मुद्दा यहाँ पे है कि यदि कहीं पे भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उससे अपने इलाके को क्या हानि लाभ होने वाले। तो सबसे पहले तो हम वहाँ की बातों को समझेंगे, वहाँ से अपने रिलेशन को समझेंगे। हमने देखा कि चाइना के हमारे, यदि हम हिस्ट्री से बात करते हैं कि पहले रिश्ते मतलब ना के बराबर थे, ना उससे मतलब था, ना हमसे मतलब था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे जब 1950 के दशक में उसने तिब्बत पे हमला किया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह को हथियाना चाहा, तो हमने क्या किया कि फिर हमने भी अब इतनी आसानी से तो अपनी ज़मीन नहीं दे सकते हैं, हमने भी आवाज़ उठाई। हालांकि हम उस टाइम चाइना से नहीं जीत पाए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ी, दुश्मनी के बाद फिर मित्रता भी बढ़ती है। और आज आप देखेंगे कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है कि काफ़ी समस्या होने के बावजूद भी अभी इतना कुछ चाइना के द्वारा किया गया, फिर भी मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में ही, कि इसमें से क्या था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाइना के साथ पूरे तरीके से रिश्ते ख़त्म कर दें। हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज भी जो दवाइयाँ बन रही हैं, दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल जो आ रहा है, उसमें हमने कोई कटौती नहीं की, ना कोरोना के टाइम पे, ना अभी। हमने चाइना के काफ़ी सारी ऐप्स बंद किए, सब कुछ किया, लेकिन जो हमारा वैश्विक व्यापार चल रहा है, हम उस पर ना चाइना कोई कमी लगाया है, ना हमने कोई कमी छोड़ी है, ठीक है। कि हमारे यहाँ से जो चाइना में जा रहा है उसे हमने बंद नहीं किया, जो चाइना से हमारे यहाँ आ रहा है उसे नहीं बंद किया हमने, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो, और वो बंद करना उचित भी नहीं होगा। और यही दोनों देशों की बुद्धिमत्ता भी है कि अपनी दुश्मनी भी बनी रहे, दोस्ती भी बनी रहे, काम भी बनता रहे। और यही रणनीति अभी चल भी रही है। आपने देखा कि 2-4 इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पाकिस्तान का भी हमें पता है कि चाइना बिल्कुल खुलेआम साथ देता है हथियार वगैरह रखने में। चाइना को भी पता है कि हम बांग्लादेश वगैरह का साथ देते हैं, कि किस तरीके से क्या करते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संबंध में अभी कोई कटौती नहीं हुई है, ठीक है। और आप समझ चुके हैं कि इसमें कटौती करना बुद्धिमत्ता भी नहीं है दोनों राष्ट्रों की। दुश्मनी अपनी जगह पे है और अपना कारोबार, अपना जो भी है वो अपने जगह पे है। और ऐसे यदि चलता रहता है तो बेहतर है। जबकि चाइना आप देख रहे हो कि कहीं मतलब इसको उंगली करता, कहीं उसको करता है, बट फिर भी हमारे रिश्ते अभी ठीक ठाक हैं। आप इतना नहीं कह सकते कि बेहतर है, बट हमारे जो ये वैश्विक रिश्ते हैं ना, चाइना के साथ जो भी आदान प्रदान है उस पर अभी कोई कमी नहीं आया। वो ऐप वगैरह बंद करना, खैर जो भी है वो अपनी मर्जी है, लेकिन आप देखेंगे पूरी पॉलिसी आप पढ़ेंगे वर्तमान तक की तो कोई कमी नहीं आई है, ठीक है, इन सब में। अब यहाँ पे आता है आपका चैप्टर 5, इसमें है समकालीन दक्षिण एशिया। तो अब दक्षिण एशिया हम पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दक्षिण एशिया में ही अपना भारत आता है। तो पूरे विश्व का तो भ्रमण कर चुके हैं हम लोग, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सब जगह देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे क्या कैसे है, पूरी सारी बातें समझेंगे। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक राष्ट्र तो है नहीं, काफ़ी सारे राष्ट्र हैं, तो इन सबको हम लोग समझेंगे क्या कैसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई होप कि जितना भी पढ़ चुके हैं वो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोगों को जितना होमवर्क दिया जाता है उसे कंप्लीट किया करिए ईमानदारी से, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके आपकी कवर होती जाएं, ठीक है। और यदि गूगल वगैरह से नहीं मिल रहा आपको, जो भी मैं बोलती हूँ कि आपको इसको डिटेल से पढ़ना है, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, उसे भी मैं करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से करिए तो बेटर होगा, ठीक है। मैं बताऊँगी आपको कि कैसे करना, क्या करना है, लेकिन आप खुद के दिमाग का थोड़ा यूज करिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। और आप किसी के मतलब उसमें नहीं रहेंगे कि यही बताएंगे तभी हम करेंगे। आपकी खुद उतनी क्वालिटी अब बन चुकी होगी कि आप खुद से सारी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।